नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। घटना चक्र ई दृष्टि करंट अफेयर्स रिमाइंडर सीरीज के अंतर्गत अक्टूबर 2023 से मई 2024 तक के करंट को कवर कराया जा रहा है। इस क्रम में आज का टॉपिक है चर्चित स्थल। आज की क्लास में चर्चित स्थल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को कंप्लीट करा दिया जाएगा। जो लोग चैनल पर नए जुड़े हैं उनको बताना है कि जो भी सीरीज चलाई जा रही है उससे संबंधित प्लेलिस्ट बनाई गई है। आप उन प्लेलिस्ट के माध्यम से उस सीरीज को कंप्लीट करते हुए चलेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला को। आज का सबसे पहला प्रश्न है कि 15 से 26 अप्रैल 2024 तक स्वदेशी मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र स्थायी फोरम अर्थात पीएफआईआई का 23वां सत्र कहां आयोजित किया गया। तो याद रखेंगे पीएफआईआई का 23वां सत्र न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया 15 से 26 अप्रैल 2024 के मध्य। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ECOSOC, इसके द्वारा स्वदेशी लोगों के मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र प्रणाली को सलाह देने के लिए पीएफआईआई की स्थापना वर्ष 2000 में की गई। क्लियर है? तो यहाँ पर दो बातें आपको ध्यान रखना है। एक तो पीएफआईआई की स्थापना संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के द्वारा वर्ष 2000 में की गई, और ये जो पीएफआईआई है इसका 23वां सत्र न्यूयॉर्क में 15 से 26 अप्रैल 2024 के मध्य आयोजित हुआ। क्लियर है? अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 8 से 11 अप्रैल 2024 के मध्य भारत पेरू समझौते के लिए 7वें दौर की वार्ता कहां आयोजित की गई। तो बिल्कुल स्पष्ट याद रखेंगे कि नई दिल्ली में भारत पेरू समझौते के लिए 7वें दौर की वार्ता 8 से 11 अप्रैल 2024 के मध्य हुई। कहां पर? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 16 अप्रैल 2024 को भारतीय तटरक्षक ने मछली पकड़ने वाली भारतीय नौका रोजरी का इंजन कहां खराब होने के बाद इस नौका को सफलतापूर्वक बचाया। तो याद रखेंगे कारवार, कर्नाटक में। क्लियर है? तो ध्यान रखेंगे भारतीय तटरक्षक बल ने मछली पकड़ने वाली भारतीय नौका रोजरी का इंजन कारवार, कर्नाटक में खराब होने के बाद इस नौका को सफलतापूर्वक बचाया। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि अप्रैल 2024 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन अर्थात डीआरडीओ ने देश की हथियार प्रणालियों के लिए एक परीक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए पश्चिम बंगाल के किस गांव में एक परियोजना की शुरुआत की। तो याद रखेंगे उस गांव का नाम है जुनपुट। क्या नाम है? जुनपुट। अब यहां पर ध्यान रखिएगा कि पश्चिम बंगाल के जुनपुट गांव में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन अर्थात डीआरडीओ ने हथियार प्रणालियों के लिए एक परीक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए परियोजना की शुरुआत की है। कहां पर? पश्चिम बंगाल के जुनपुट में। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि 3 अप्रैल 2024 को किस देश में 7.4 तीव्रता वाला भीषण भूकंप आया। तो याद रखेंगे ताइवान में। ताइवान में 3 अप्रैल 2024 को 7.4 तीव्रता वाला भीषण भूकंप आया। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि अप्रैल 2024 में भारतीय तटरक्षक बल ने किस राज्य में जली केंद्र का उद्घाटन किया। तो याद रखेंगे तमिलनाडु राज्य में जली केंद्र का उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा? तो भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा। कहां पर? तमिलनाडु में। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में केरल विश्वविद्यालय के पुरातत्वविदों ने विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से कहां पर 52 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती का पता लगाया। तो याद रखेंगे पड़ता बेट, गुजरात में। कहां पर? पड़ता बेट, गुजरात में। तो ध्यान रखिएगा पड़ता बेट, गुजरात में केरल विश्वविद्यालय के पुरातत्वविदों ने विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती का पता लगाया है। कहां पर? पड़ता बेट, गुजरात में। किसके द्वारा? केरल विश्वविद्यालय के द्वारा। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, और यहां पर एक बात और इस पड़ता बेट के संदर्भ में याद रखिएगा कि जब पड़ता बेट की खुदाई की गई तो वहां से टेराकोटा, चीनी मिट्टी के बर्तन, कलाकृतियां, जानवरों की हड्डियां, मिट्टी के बर्तन में भंडारण जार से लेकर छोटे कटोरे और बर्तन यहां से प्राप्त हुए। कहां से? पड़ता बेट, गुजरात से। और मुख्य रूप से कहां के पुरातत्वविदों ने इस पुरानी हड़प्पा बस्ती का पता लगाया है। तो आपका जवाब होगा केरल विश्वविद्यालय के पुरातत्वविदों ने। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि मार्च 2024 में चर्चा में रहा कच्चा तीवू द्वीप वर्तमान में किस देश के नियंत्रण में है। याद रखिएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा के दौरान इसकी चर्चा की थी। साथ ही साथ संसद में भी उन्होंने इस कच्चा तीवू द्वीप की चर्चा उठाई थी, इसलिए चर्चा में है और ये आने की संभावना भी है कि कच्चा तीवू द्वीप पर वर्तमान में किसका नियंत्रण है। तो याद रखेंगे श्रीलंका का। यहाँ कच्चा तीवू द्वीप के बारे में एक बात याद रखिएगा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के समय में इस द्वीप को, यानी किसको? कच्चा तीवू द्वीप को श्रीलंका को सौंपा गया था। तो वो ईयर था 1974। क्लियर है? अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 21 मार्च 2024 को दूरसंचार विभाग ने किस राज्य में अपने दूरसंचार सुविधा केंद्र की शुरुआत की है। तो याद रखेंगे दूरसंचार विभाग ने गुजरात राज्य में अपने दूरसंचार सुविधा केंद्र की शुरुआत 21 मार्च 2024 को की है। कहां पर? गुजरात में। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि मार्च 2024 में नेपाल सरकार ने अपने पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किस शहर को अपनी पर्यटन राजधानी घोषित की है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो याद रखेंगे नेपाल सरकार ने पोखरा को, किस शहर को? पोखरा शहर को अपनी पर्यटन राजधानी घोषित की है ताकि पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिल सके। यानी नेपाल सरकार ने पोखरा को पर्यटन राजधानी घोषित की है। और पोखरा नेपाल के किस प्रांत में है? तो याद रखेंगे गंडकी में।
कहां पर? गंडकी में। तो ध्यान रखेंगे गंडकी प्रांत में शहर पोखरा, इसको नेपाल सरकार ने अपनी पर्यटन राजधानी घोषित की है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि 16 मार्च 2024 को केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने वर्चुअल माध्यम से झारखंड के किस जिले में पदमपुर में जनजाति संस्कृति और विरासत के संरक्षण और संवर्धन केंद्र की आधारशिला रखी? तो याद रखेंगे उस जिले का नाम है खरसावां। क्या नाम है? खरसावां। तो एक लाइन में अगर मैं इसको समराइज कर दूं तो झारखंड के खरसावां जिले में पदमपुर में जनजाति संस्कृति एवं विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए केंद्र की आधारशिला केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा रखी गई। कहां पर? झारखंड के खरसावां जिले के पदमपुर में। क्लियर है? अगला देखिए, अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि 15 मार्च 2024 को केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहां पर सागर परिक्रमा पर एक पुस्तक और वीडियो का विमोचन किया है? तो याद रखेंगे गुजरात राज्य के राजकोट में। गुजरात राज्य के राजकोट में केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने सागर परिक्रमा पर एक पुस्तक और वीडियो का विमोचन किया है। कहां पर? राजकोट, गुजरात में। और याद रखिएगा सागर परिक्रमा पर पुस्तक में ये 7 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? सागर परिक्रमा पर पुस्तक में 7 अध्याय हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि 13 मार्च 2024 को केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने किस शहर के 10 स्कूलों के लिए 10 अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला लैब की स्थापना की घोषणा की है? तो याद रखेंगे तिरुवनंतपुरम में। क्लियर है? तो जो केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर है उन्होंने तिरुवनंतपुरम के, ये केरल में है, केरल के तिरुवनंतपुरम में 10 स्कूलों के लिए 10 अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना की घोषणा की है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि 12 मार्च 2024 को केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहां पर स्थित सीडैक में भारत के पहले फ्यूचर लैब सेंटर का उद्घाटन किया? तो याद रखेंगे तिरुवनंतपुरम में। क्लियर है? यानी तिरुवनंतपुरम में स्थित सीडैक में भारत के पहले फ्यूचर लैब सेंटर का उद्घाटन किया केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने। क्लियर? और इसी तिरुवनंतपुरम में 10 स्कूलों के लिए 10 अटल टिंकरिंग लैब की भी घोषणा की गई थी। क्लियर? अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत के पहले फ्यूचर लैब सेंटर का नाम क्या होगा? तो याद रखिएगा सेंटर फॉर सेमी कंडक्टर चिप एंड सिस्टम्स फॉर स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक्स। ये जो केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर साहब ने तिरुवनंतपुरम में सीडैक में भारत का पहला फ्यूचर लैब का उद्घाटन किया, इसका नाम क्या होगा? तो याद रखेंगे इसका नाम होगा सेंटर फॉर सेमी कंडक्टर चिप्स एंड सिस्टम्स फॉर स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक्स। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, और अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि इस अवसर पर माइक्रोग्रिड प्रौद्योगिकी के विकास और उपयोग के संबंध में सीडैक और किसके बीच समझौता हुआ है? तो ध्यान रखिएगा सीडैक और टाटा पावर के बीच में समझौता हुआ है। किसके संदर्भ में? तो माइक्रोग्रिड प्रौद्योगिकी के विकास और उपयोग के संदर्भ में। किसके बीच? सीडैक और टाटा पावर के बीच। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 11 मार्च 2024 को केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने महाराष्ट्र के किस जिले में एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला रखी है? तो याद रखेंगे महाराष्ट्र राज्य के सिंधुदुर्ग में। कहां पर? महाराष्ट्र राज्य के सिंधुदुर्ग में एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने रखी है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 11 मार्च 2024 को भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क कहां स्थित गिफ्ट सिटी में 24वें उद्यमिता केंद्र फिन ग्लोब का शुभारंभ किया गया? तो याद रखेंगे गुजरात के गांधीनगर में। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क ने गांधीनगर गुजरात में स्थित गिफ्ट सिटी में अपने 24वें उद्यमिता केंद्र फिन ग्लोब का शुभारंभ किया है। क्लियर? किसने किया है? भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क। अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि वित्तीय सेवा क्षेत्र के भीतर अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के विकास और प्रसार के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम करने के उद्देश्य से यह केंद्र गुजरात सरकार की किस विभाग के सहयोग से स्थापित होगा? तो याद रखेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि मार्च 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के किस शहर में विकसित भारत विकसित पश्चिम बंगाल कार्यक्रम को संबोधित किया था? तो याद रखेंगे विकसित भारत विकसित पश्चिम बंगाल कार्यक्रम को पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में संबोधित किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कहां पर? पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में। क्या नाम था कार्यक्रम का? विकसित भारत विकसित पश्चिम बंगाल। अगला देखिए, और यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि इस विकसित भारत विकसित पश्चिम बंगाल कार्यक्रम जो कि पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में हुआ, इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल में कितनी धनराशि से अधिक रेल एवं सड़क क्षेत्रों की कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया और उनको राष्ट्र को समर्पित किया? तो याद रखिएगा उस समय जिन परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ और राष्ट्र को समर्पित किया गया वो 4500 करोड़ रुपए की परियोजना थी। और किस क्षेत्र से थी? रेल और सड़क क्षेत्र की। क्लियर? कितने की थी? 4500 करोड़ रुपए की। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि मार्च 2024 में केंद्रीय मंत्री रामेश्वर तेली ने असम के किस शहर में 20 बिस्तरों वाला ईएसआईसी अस्पताल का उद्घाटन किया और 100 बिस्तरों वाली ईएसआईसी अस्पताल की आधारशिला रखी? तो याद रखिएगा किस शहर की बात हो रही है? तिनसुकिया शहर। क्या नाम है शहर का? तिनसुकिया।
तो याद रखेंगे असम में एक शहर है जिसका नाम है तिनसुकिया, और वहां पर केंद्रीय मंत्री रामेश्वर तेली के द्वारा 20 बिस्तरों के द्वारा ईएसआईसी अस्पताल का उद्घाटन किया गया और 100 बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल की आधारशिला भी रखी गई असम के तिनसुकिया में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 7 मार्च 2024 को अरुणाचल प्रदेश में बने नए जिले का नाम क्या है। तो याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश में जो नया जिला बना है उसका नाम है बिंचोम। क्या नाम है जिले का? बिंचोम। क्लियर है? देखिए अरुणाचल प्रदेश अपनी भौगोलिक स्थिति जो उसकी चीन के बगल में है और चीन हमेशा उस पर दावा करता है, इन सभी दृष्टिकोण से अरुणाचल प्रदेश की एक एक मूवमेंट परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में एक नया जिला बना है जिसका नाम है बिंचोम, और इस जिले का मुख्यालय क्या है? तो इस जिले का मुख्यालय है नपांग फुंग। क्या नाम है मुख्यालय का? नपांग फुंग। क्लियर है? तो जिले का नाम है बिंचोम और इसका मुख्यालय है नपांग फुंग। क्लियर है? और पूर्वी कामेंग और पश्चिमी कामेंग के कितने गांवों को इस जिले में मिलाया गया है? तो पूर्वी कामेंग के 28 और पश्चिमी कामेंग के 27 गांवों को मिलाकर ये बिंचोम जिला बनाया गया है। क्लियर है? अगला यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि हाल ही में लोअर सुबनसिरी से अलग करके बनाए गए अरुणाचल प्रदेश के नए जिले केई पानियोर का मुख्यालय कहां पर है? तो देखिए लोअर सुबनसिरी से अलग करके जो अरुणाचल प्रदेश का नया जिला बनाया गया था उसका नाम था केई पानियोर, और इस केई पानियोर जिले का मुख्यालय कहां पर है? तो याद रखेंगे तेर गापिन सैम सार्थ। कहां पर? तेर गापिन सैम सार्थ। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 7 मार्च 2024 को 32वें सदस्य उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो का कौन सा देश बना है? तो याद रखेंगे नाटो का जो 32वां सदस्य देश बना है वो कौन है? स्वीडन। और ये कब बना? 7 मार्च 2024 को। तो नाटो का मार्च 2024 में 32वां सदस्य देश कौन बना है? स्वीडन। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि मार्च 2024 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 97वां अनुसमर्थन वाला देश बन गया है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का जो 97वां सदस्य देश बना है उसका नाम है पनामा। क्लियर? और याद करिए इसके पूर्व जब मैं आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के क्लास में बता रहा था तो मैंने वहां पर आपको 95वां, 96वां और 97वां तीनों सदस्य देश से आपको परिचित कराया था। आपको याद होगा कि संयुक्त ये जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है इसका 95वां सदस्य देश चिली था, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 96वां सदस्य देश हंगरी था और 97वां सदस्य देश कौन बना? पनामा। ये तीनों आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि मार्च 2024 में बेंगलुरु स्थित C6 एनर्जी द्वारा इंडोनेशिया के किस द्वीप पर एकास के पास विश्व का पहला व्यापक पैमाने पर यंत्रीकृत उष्णकटिबंधीय समुद्री शैवाल फार्म लॉन्च किया गया है? तो याद रखेंगे उस द्वीप का नाम है, इंडोनेशिया के उस द्वीप का नाम है लोम्बोक द्वीप। क्या नाम है? लोम्बोक द्वीप। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे पहली बात तो ये ध्यान में रखिएगा कि ये लोम्बोक द्वीप कहां पर है? इंडोनेशिया में। क्लियर है? तो ध्यान रखेंगे इंडोनेशिया के लोम्बोक द्वीप पर एकास के पास विश्व का पहला व्यापक पैमाने पर यंत्रीकृत उष्णकटिबंधीय समुद्री शैवाल फार्म लॉन्च किया गया है। और किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो बेंगलुरु स्थित C6 एनर्जी के द्वारा। क्लियर? अगर मैं इस पूरी बात को और सरलीकृत करके आपको बता दूं तो आपको ये बस ध्यान में रखना है कि इंडोनेशिया में एक द्वीप है जिसका नाम है लोम्बोक द्वीप, और उस लोम्बोक द्वीप पर विश्व का पहला व्यापक पैमाने पर यंत्रीकृत उष्णकटिबंधीय समुद्री शैवाल फार्म लॉन्च किया गया है। और किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो बेंगलुरु के C6 एनर्जी के द्वारा। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि मार्च 2024 में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा जम्मू कश्मीर के किस जिले के जसरोटा क्षेत्र में उत्तर भारत के पहले सरकारी होम्योपैथी कॉलेज की स्थापना की घोषणा की गई? तो याद रखेंगे कठुआ में। क्लियर? तो देखिए जम्मू कश्मीर में एक कठुआ जिला है और उस कठुआ जिले के जसरोटा क्षेत्र में उत्तर भारत का पहला सरकारी होम्योपैथी कॉलेज की स्थापना की घोषणा की है केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा। और ये होम्योपैथी कॉलेज कितनी राशि की केंद्रीय सहायता से बनेगा? तो याद रखिएगा केंद्र सरकार के द्वारा इस कठुआ में बनाए जाने वाले होम्योपैथिक कॉलेज के लिए 80 करोड़ रुपए की सहायता दी जाएगी। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 7 मार्च 2024 को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में 177 विकास परियोजनाओं का आभासी माध्यम से उद्घाटन किया? तो याद रखिएगा उस जिले का नाम है सोनभद्र। तो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में 177 विकास परियोजनाओं का आभासी माध्यम से उद्घाटन किया केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 7 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के किस शहर में विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम को संबोधित किया? तो याद रखेंगे जम्मू कश्मीर के श्रीनगर शहर में। अच्छा, अभी आपने विकसित भारत विकसित पश्चिम बंगाल कार्यक्रम के बारे में पढ़ा था। ये कहां पर था? तो ये आपको याद होगा ये पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में था। और आपने ये भी पढ़ा था कि जब विकसित भारत विकसित पश्चिम बंगाल कार्यक्रम सिलीगुड़ी में संबोधित किया उन्होंने, तो उन्होंने उस क्षेत्र में रेल और सड़क परिवहन के लिए 4500 करोड़ रुपए की परियोजना का उद्घाटन भी किया और उसको राष्ट्र को समर्पित भी किया। उसी तरह से विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। क्लियर है? तो ये ध्यान में रखिएगा। और एक बात और याद रखिए
कि यहां पर भी उन्होंने 5,000 करोड़ रुपए की एक समग्र कृषि विकास कार्यक्रम और हजरत बल तीर्थ स्थल के एकीकृत विकास के लिए श्रीनगर परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया। कितने लागत की थी? 5,000 करोड़ रुपए की। क्लियर है? तो ये बात भी ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि स्वदेश दर्शन और प्रसाद योजना के तहत 1400 करोड़ रुपए से अधिक की कितनी पर्यटन क्षेत्र परियोजनाओं का लोकार्पण और शुभारंभ हुआ यहाँ पर? तो याद रखिएगा 52। और अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि देखो अपना देश पीपल्स चॉइस 2024 और किस कैंपेन को लॉन्च किया गया? तो एक कैंपेन था चलो इंडिया ग्लोबल डायस्पोरा कैंपेन। क्या नाम था कैंपेन का? चलो इंडिया ग्लोबल डायस्पोरा कैंपेन। इसमें देखो अपना देश पीपल्स चॉइस 2024 और उसके साथ साथ जो कैंपेन था वो था चलो इंडिया ग्लोबल डायस्पोरा कैंपेन। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 4 मार्च 2024 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहां भारत के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र का उद्घाटन किया? तो याद रखेंगे भारत के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र का उद्घाटन पटना में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। और याद रखिएगा इस अनुसंधान केंद्र में डॉल्फिन के साथ साथ किस पर शोध किया जाएगा? तो याद रखेंगे डॉल्फिन के साथ साथ जलीय जीव पर इस भारत के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र पटना में रिसर्च किया जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 4 मार्च 2024 को कौन सा देश गर्भपात को संवैधानिक अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो याद रखेंगे गर्भपात को संवैधानिक आधार देने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया? फ्रांस। क्लियर है? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि 4 मार्च 2024 को तमिलनाडु के किस जिले में कलपक्कम शहर में भारत के पहले स्वदेशी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में ऐतिहासिक कोर लोडिंग की शुरुआत की गई? तो याद रखेंगे कांचीपुरम। क्लियर है? तो देखिए तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में स्थित कलपक्कम शहर में भारत का पहला स्वदेशी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में ऐतिहासिक कोर लोडिंग की शुरुआत की गई। क्लियर है? और याद रखिएगा इस कोर लोडिंग की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो याद रखिएगा ये जो शुरुआत है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अवलोकन में किया गया। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 4 मार्च 2024 को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हरियाणा के किस शहर में स्थित जिंदल स्टेनलेस स्टील लिमिटेड में स्टेनलेस स्टील सेंटर के भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का आभासी माध्यम से उद्घाटन किया? तो याद रखेंगे हिसार में। क्लियर है? तो एक लाइन में इसको ध्यान में रखिए कि केंद्रीय इस्पात मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनके पास नागरिक उड्डयन मंत्रालय भी था और इनके द्वारा 4 मार्च 2024 को हरियाणा राज्य के हिसार शहर में जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड में स्टेनलेस स्टील सेंटर के भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का आभासी माध्यम से उद्घाटन किया गया। कहां पर? हरियाणा के हिसार में। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि 6 मार्च 2024 को भारतीय नौसेना के द्वारा लक्षद्वीप में स्थित किस द्वीप पर आईएनएस जटायु की तैनाती की गई? तो याद रखेंगे ये जो आईएनएस जटायु है ये मिनी काय द्वीप पर इसकी तैनाती की गई। क्लियर है? तो याद रखेंगे भारतीय नौसेना के द्वारा लक्षद्वीप में स्थित मिनी काय द्वीप पर आईएनएस जटायु की तैनाती की गई। क्लियर है? अब देखिए द्वीप से संबंधित एक चर्चा हुई है तो अभी आपने एक प्रश्न पढ़ा था कि इंडोनेशिया के एक द्वीप में बेंगलुरु के C6 एनर्जी के द्वारा एक उष्णकटिबंधीय समुद्री शैवाल फार्म को लॉन्च किया गया था। क्या आप उस द्वीप का नाम रिकॉल कर पा रहे हैं? तो निश्चित रूप से आपको याद होगा उस इंडोनेशिया के द्वीप का नाम था लोम्बोक द्वीप। क्लियर है? उसी तरह यहां पर भी आप ध्यान रखिएगा कि लक्षद्वीप के मिनी काय द्वीप में आईएनएस जटायु की तैनाती की गई है। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि 2 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड के उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन किया और उसको राष्ट्र को समर्पित किया? तो याद रखेंगे बिहार के बरौनी में। और एक बात और याद रखिए, कई बार इसको मैच करने के लिए भी पूछ लेता है। ठीक है? तो ध्यान रखेंगे बिहार का बरौनी किस लिए फेमस है? तो याद रखेंगे बिहार के बरौनी में हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड के उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन किया गया और उसको राष्ट्र को समर्पित किया गया। क्लियर है? कहां पर? बिहार के बरौनी में। और एक बात और याद रखिए कि बरौनी इकाई की प्रतिवर्ष यूरिया उत्पादन की क्षमता कितनी होगी? तो याद रखेंगे 12.7 लाख मीट्रिक टन। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि 2 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में किस नगर में 1500 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया? तो याद रखेंगे उस नगर का नाम है कृष्णा नगर। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में कृष्णा नगर में 2 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 1 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड में हिंदुस्तान उर्वरक रसायन और लिमिटेड की सिंदरी उर्वरक संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित किया। यह संयंत्र राज्य झारखंड के किस जिले में है? तो याद रखेंगे ये झारखंड के धनबाद जिले में है। क्लियर? अब देखिए उर्वरक संयंत्र से संबंधित 2 बातें यहां पर आ गई हैं। अब देखिए दोनों को कोरिलेट करते हैं। सबसे पहले इस प्रश्न पर आइए तो यहां कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड में हिंदुस्तान उर्वरक रसायन और लिमिटेड की सिंदरी उर्वरक संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित किया और ये जो सिंदरी उर्वरक संयंत्र है ये झारखंड के धनबाद जिले में है। क्लियर है?
और ये संयंत्र कितनी धनराशि से विकसित किया गया? तो 8,900 करोड़ रुपए की लागत से। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर एक संदर्भ अभी आपने बिहार के संदर्भ में पढ़ा है। क्लियर? क्या बिहार के संदर्भ में पढ़ा है? तो आपने पढ़ा कि बिहार की बरौनी में हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड के उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन किया। किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और कहा गया कि बिहार की इस बरौनी इकाई में प्रतिवर्ष जो यूरिया का उत्पादन होगा वो 12.7 लाख मीट्रिक टन होगा। क्लियर है? तो उसको भी ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पर झारखंड में भी जो धनबाद जिला है यहाँ पर हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड की सिंदरी उर्वरक संयंत्र को भी ध्यान में रखेंगे और इसके लिए लागत लगी है 8,900 करोड़। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 1 मार्च 2024 को रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने वाडीनार शहर में भारतीय तटरक्षक बल की वाडीनार जेट्टी का उद्घाटन किया। वाडीनार शहर गुजरात के किस जिले में है? तो याद रखेंगे वाडीनार गुजरात के द्वारका जिले में है। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा गुजरात राज्य के द्वारका जिले में स्थित वाडीनार शहर में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री हैं जिनका नाम है अजय भट्ट और उन्होंने इस वाडीनार शहर में भारतीय तटरक्षक बल की वाडीनार जेट्टी का उद्घाटन किया है। और ये जेट्टी का निर्माण 74 करोड़ रुपए की लागत से किसके द्वारा किया गया? तो याद रखिएगा दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी के द्वारा। क्लियर है? अगला देखिए, तो ये जो वाडीनार जेट्टी है ये कहाँ से संबंधित होगा? द्वारका गुजरात से। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि 29 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ ने मॉरिशस के किस द्वीप में 6 सामुदायिक विकास परियोजनाओं के साथ नई हवाई पट्टी और सेंट जेम्स पट्टी का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया? तो याद रखिएगा इस मॉरिशस के द्वीप का नाम है आगालेगा द्वीप। क्या नाम है? आगालेगा द्वीप। क्लियर है? तो अभी आपने इंडोनेशिया के लोम्बोक द्वीप को देखा था जहां पर बेंगलुरु के C6 एनर्जी के द्वारा उष्णकटिबंधीय समुद्री शैवाल फार्म का लॉन्च किया गया था। और अब आप देख रहे हैं कि मॉरिशस में एक द्वीप है जिसका नाम है आगालेगा द्वीप। और इस आगालेगा द्वीप पर वहां मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 सामुदायिक विकास परियोजनाओं के साथ साथ एक नई हवाई पट्टी और सेंट जेम्स पट्टी का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। क्लियर है? तो मॉरिशस की इस द्वीप का नाम क्या है? आगालेगा द्वीप। क्लियर है? अगला देखिए, अब देखिए यहाँ पर स्टैटिक पार्ट से भी सीधे प्रश्न बन सकता है। इन पूरी करंट की चर्चाओं को लेकर ये न कहे और ये कह दे कि हाल ही में चर्चा में रहा आगालेगा द्वीप किस देश से संबंधित है, तो आप सीधे सीधे क्या बोलेंगे कि इस आगालेगा द्वीप का संबंध कहाँ से है? मॉरिशस से। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लोम्बोक द्वीप का संबंध कहाँ से है, तो आप बोलेंगे इंडोनेशिया से। क्लियर? तो इस तरह से आप चीजों को ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 28 फरवरी 2024 को विश्व की पहली जेट सूट रेस कहां पर आयोजित की गई? तो याद रखेंगे विश्व की पहली जेट सूट रेस जो है ये संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में आयोजित की गई। क्लियर है? तो विश्व की पहली जेट सूट रेस कहां पर? संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में। और एक बात और याद रखिएगा कि इसका आयोजन दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल के सहयोग से किसने किया? तो ग्रेविटी इंडस्ट्रीज ने। यानी जो विश्व की पहली जेट सूट रेस है जो कि संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में आयोजित हुई, इसका आयोजन ग्रेविटी इंडस्ट्रीज ने दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल के साथ मिलकर किया है। और इस रेस में पहला स्थान किसने हासिल किया? तो याद रखेंगे इस रेस में पहला स्थान हासिल किया है इस्सा काल्फॉन ने। किसने? इस्सा काल्फॉन ने। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि 28 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के किस शहर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का अनावरण किया? तो याद रखेंगे यवतमाल में। देखिए इस तरह के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, तो बस एक लाइन में याद रखिएगा कि महाराष्ट्र में एक शहर है जिसका नाम है यवतमाल और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का अनावरण किया। कहाँ पर? महाराष्ट्र के यवतमाल में। और अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने इस शहर में कितनी धनराशि से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया? तो याद रखेंगे महाराष्ट्र के यवतमाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4,900 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और आधारशिला रखी है। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि उन्होंने यहाँ से पीएम किसान के अंतर्गत लगभग कितनी धनराशि की 16वीं किस्त लॉन्च की? तो याद रखेंगे 21,000 करोड़ रुपए की। क्लियर है? यानी जब प्रधानमंत्री महाराष्ट्र के यवतमाल में थे जहां पर उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय साहब की प्रतिमा का अनावरण किया, तो वहीं पर उन्होंने पीएम किसान के अंतर्गत 21,000 करोड़ रुपए की 16वीं किस्त भी जारी कर दी। क्लियर है? अगला देखिए, इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने किस योजना के अंतर्गत लगभग 3800 करोड़ रुपए की दूसरी और तीसरी किस्त भी जारी की? तो याद रखिएगा उस योजना का नाम है नमो शेतकारी महासम्मान निधि। क्लियर है? तो याद रखेंगे महाराष्ट्र के यवतमाल में ही प्रधानमंत्री ने नमो शेतकारी महासम्मान निधि की दूसरी और तीसरी किस्त जारी की और इसके लिए जो धनराशि रिलीज की गई वो है 3800 करोड़ रुपए की। क्लियर? अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि फरवरी 2024 में कौन सा देश भारतीय फार्मा मानकों को मान्यता देने वाला विश्व का पहला स्पेनिश भाषी देश बना है? तो ध्यान रखिएगा उस विश्व के पहले स्पेनिश भाषी देश का नाम है निकारागुआ। क्लियर? तो एक लाइन में याद रखिएगा कि निकारागुआ ने भारतीय फार्मा मानकों को मान्यता दी है। क्लियर? और इस प्रकार निकारागुआ विश्व का पहला स्पेनिश भाषी देश बन गया है जिसने भारतीय फार्मा मानकों को मान्यता दी है।
अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 29 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के किस शहर में विश्व की पहली वैदिक घड़ी, यानी उसका नाम क्या है, विक्रमादित्य वैदिक घड़ी, इसका लोकार्पण किया। तो ध्यान रखिएगा, विश्व की पहली वैदिक घड़ी यानी विक्रमादित्य वैदिक घड़ी, इसका जो लोकार्पण है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के उज्जैन में किया। कहां पर? मध्य प्रदेश के उज्जैन में। तो बिल्कुल स्पष्ट याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के उज्जैन में विश्व की पहली वैदिक घड़ी अर्थात विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का लोकार्पण किया। अब देखिए, घड़ी के संदर्भ में एक फैक्ट और आप पढ़ चुके हैं, आपने पढ़ा है कि भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी भी लगाई गई। कहां पर? तो आपको याद होगा, नई दिल्ली के CSIR मुख्यालय में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी लगी। और यहां पर आप देख रहे हैं कि विश्व की पहली वैदिक घड़ी यानी विक्रमादित्य वैदिक घड़ी कहां पर लगी? मध्य प्रदेश के उज्जैन में। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि 28 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला रखी? तो याद रखेंगे, इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला तमिलनाडु के कहां पर रखी गई? कुलशेखरपट्टिनम में। कहां पर? तमिलनाडु के कुलशेखरपट्टिनम में इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला रखी गई। क्लियर? स्पष्ट याद रखेंगे, इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला तमिलनाडु के कुलशेखरपट्टिनम में रखी गई। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 26 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी? तो याद रखेंगे, रंगपो शहर में। कहां पर? रंगपो शहर में प्रधानमंत्री ने सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी। कहां पर? रंगपो में। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि फरवरी 2024 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अर्थात ILO द्वारा घोषित हिंसा और उत्पीड़न कन्वेंशन 2019 को अनुमोदित करने वाला एशिया का पहला देश बन गया है? तो याद रखेंगे, उस देश का नाम है फिलीपींस। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा, एशिया का पहला ऐसा देश है फिलीपींस जिसने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO द्वारा घोषित हिंसा और उत्पीड़न कन्वेंशन 2019 को अनुमोदित किया है। क्लियर? क्या नाम है देश का? फिलीपींस, और ये एशिया का पहला देश है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि 26 फरवरी 2024 को अफ्रीका की सबसे बड़ी मस्जिद और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद का उद्घाटन किस देश में किया गया? तो याद रखेंगे, अल्जीरिया में। तो ये जो अल्जीरिया में मस्जिद का उद्घाटन हुआ, ये अफ्रीका की तो सबसे बड़ी मस्जिद है, लेकिन विश्व की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी मस्जिद बनी अल्जीरिया में। और ये अल्जीयर्स की महान मस्जिद कहां पर है? अल्जीयर्स में। और एक बात और याद रखिएगा कि इस मस्जिद की मीनार की ऊंचाई 265 मीटर है, अगर फीट में देखें तो 469 फीट है। और अल्जीरिया में ये जो मस्जिद बनी है, इसमें जो प्रार्थना कक्ष है, इसमें एक साथ 1,20,000 लोग बैठकर नमाज पढ़ सकते हैं। क्लियर? अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 25 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा में कहां पर केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया? तो याद रखेंगे, हरियाणा के झज्जर में केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के, पूछा जा रहा है कि किस शहर में राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान निसर्ग ग्राम का भी उद्घाटन किया? तो याद रखेंगे, महाराष्ट्र के पुणे में। क्लियर? तो यहां पर दो बातें ध्यान रखना है। अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान फरवरी 2024 में कहां पर प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया, तो आप सीधे बोलेंगे हरियाणा के झज्जर में। और अगर आपसे यह पूछा जाए कि प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के किस शहर में राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान निसर्ग ग्राम का उद्घाटन किया, तो आप कहेंगे महाराष्ट्र के पुणे में। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 24 फरवरी 2024 को सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थापित भारत की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का सफलतापूर्वक परिचालन किया? तो याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ के उस जिले का नाम है राजनांदगांव। क्या नाम है? राजनांदगांव। क्लियर है? तो देखिए, छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में एक जिले का नाम है राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ में है। यहां पर भारत की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का सफलतापूर्वक परिचालन किया, और किसके द्वारा? तो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा, छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में। अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 23 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कितनी राशि से अधिक अनेक परियोजनाओं की आधारशिला रखी और राष्ट्र को समर्पित किया? तो याद रखेंगे, वो अमाउंट है 13,000 करोड़ रुपए, यानी 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की आधारशिला और राष्ट्र को समर्पित किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में, और कब? 23 फरवरी 2024 को। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि उन्होंने कहां पर बनास काशी संकुल दूध प्रसंस्करण यूनिट और HPCL के LPG बॉटलिंग प्लांट और विभिन्न आधारभूत अवसंरचना कार्य और साथ ही साथ सिल्क फैब्रिक प्रिंटिंग कॉमन फैसिलिटी का भी उद्घाटन किया? तो याद रखेंगे, यूपी सीडा एग्रो पार्क करखियाओं में। कहां पर? यूपी सीडा एग्रो पार्क करखियाओं में। क्लियर है? अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि उन्होंने किस संस्थान की आधारशिला रखी? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी अर्थात निफ्ट की। क्लियर है? अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने कहां पर नए मेडिकल कॉलेज और साथ ही साथ नेशनल सेंटर ऑफ एजिंग की आधारशिला रखी? तो याद रखिएगा, BHU में। क्लियर है?
अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 20 फरवरी 2024 को केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहां देश के पहले कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन किया? तो याद रखेंगे उड़ीसा के संबलपुर में। तो ध्यान रखिएगा, उड़ीसा के संबलपुर में फरवरी 2024 में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने देश के पहले कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन किया। कहां पर? उड़ीसा राज्य के संबलपुर में। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि मार्च 2024 में भारत ने किस देश में आयोजित ऐतिहासिक प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध और उनके दो शिष्यों अरहत सारिपुत्र और अरहत मौदगल्यायन के पवित्र अवशेष भेजे? तो ध्यान रखिएगा थाईलैंड में। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा थाईलैंड में भारत ने एक प्रदर्शनी हुई थी जिसका नाम था भगवान बुद्ध और उनके दो शिष्यों पर आधारित थी, सारिपुत्र और मौदगल्यायन पर। उनके पवित्र अवशेष वहां पर थाईलैंड में भेजे थे। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 19 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया? तो याद रखेंगे संभल में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के संभल में श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया था। कहां पर? संभल में। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 6 फरवरी 2024 को मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ? तो याद रखिएगा हरदा में। मध्य प्रदेश के हरदा जिले में स्थित पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ था। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व कहां स्थापित किया जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है उत्तर प्रदेश स्पेशल के दृष्टिकोण से कि उत्तर प्रदेश के गोंडा में उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित किया जाएगा। कहां पर? गोंडा में। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि 6 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर एकीकृत समुद्री सर्वाइवल प्रशिक्षण केंद्र ONGC संस्थान का उद्घाटन किया? तो याद रखिएगा गोवा में। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा प्रधानमंत्री ने गोवा में एकीकृत समुद्री सर्वाइवल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। और इसमें यह भी पूछा जा रहा है कि इस केंद्र में अनुमानतः कितने कर्मियों को प्रतिवर्ष प्रशिक्षण दिया जाएगा? तो याद रखिएगा 10,000 से लेकर 15,000 कर्मियों को। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में आदि योगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा कहां स्थापित की जाएगी? तो याद रखेंगे जेवर में। यानी उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध जिले में जेवर में आदि योगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। और याद रखिएगा नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निकट इस प्रतिमा की स्थापना किस फाउंडेशन के द्वारा की जाएगी? तो याद रखेंगे ईसा फाउंडेशन के द्वारा। तो अगर मैं इस पूरी बात को एक लाइन में समराइज करूं तो ईसा फाउंडेशन के सहयोग से नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निकट अर्थात जेवर में आदि योगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 5 फरवरी 2024 को केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने तेलंगाना के किस शहर में स्थित सालार जंग संग्रहालय में देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला रखी है? तो याद रखेंगे हैदराबाद में। अब देखिए यहां पर आपको दो बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात तो यह स्पष्ट हो गई कि तेलंगाना राज्य के हैदराबाद में सालार जंग संग्रहालय है। क्लियर है? और दूसरी बात, इसी हैदराबाद के सालार जंग संग्रहालय में देश का पहला डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला रखी गई। क्लियर? तो ये दोनों बातें आप ध्यान में रखेंगे। अब अगले प्रश्न में ये पूछा जा रहा है कि ये जो हैदराबाद के सालार जंग संग्रहालय में देश का पहला डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय बन रहा है, इसकी स्थापना किसके द्वारा कराई जा रही है? तो याद रखेंगे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा। और इस संग्रहालय में विभिन्न भाषाओं और विभिन्न कालावधि के कितने शिलालेख रखे जाएंगे? तो 1 लाख से अधिक। क्लियर? अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि फरवरी 2024 में किस देश ने भारत सहित 33 देशों के लिए वीजा की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है? तो याद रखिएगा ईरान ने। क्लियर है? तो ईरान ने भारत सहित 33 देशों के लिए वीजा आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया है फरवरी 2024 में। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि यह नीति केवल किस उद्देश्य के लिए वैध है? तो पर्यटन के लिए। और यह नीति प्रभावी है कब से? तो 4 फरवरी 2024 से। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि 28 जनवरी 2024 को केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने किस शहर के दिहिंग खामटी घाट में 100 बिस्तरों वाले योग और प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल के साथ केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान की आधारशिला रखी? तो आपका जवाब क्या होगा? असम के डिब्रूगढ़ में। कहां पर? असम के डिब्रूगढ़ में। क्लियर? तो याद रखेंगे असम के डिब्रूगढ़ में दिहिंग खामटी घाट में 100 बिस्तरों वाले योग और प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की बात हो या केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान की इसकी आधारशिला रखी गई। कहां पर? डिब्रूगढ़ में। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 27 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की उपस्थिति में प्रदेश के किस जिले में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बायोमास आधारित संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किया? तो याद रखेंगे बदायूं में। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बायोमास आधारित संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किया योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 26 जनवरी 2024 को THDC इंडिया लिमिटेड ने उत्तराखंड के किस नगर में स्थित अपने कार्यालय परिसर में भारत के पहले सबसे बड़े इलेक्ट्रोलाइजर
एंड फ्यूल सेल आधारित ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का अनावरण किया, तो याद रखेंगे ऋषिकेश में। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर आपको दो बातें ध्यान रखना है। एक तो पहली बात यह कि उत्तराखंड के किस नगर में, तो उत्तराखंड के ऋषिकेश में THDC इंडिया लिमिटेड ने अपने कार्यालय परिसर में भारत का पहला सबसे बड़ा इलेक्ट्रोलाइजर एंड फ्यूल सेल आधारित ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का अनावरण किया। कहां पर? उत्तराखंड के ऋषिकेश में। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 25 जनवरी 2024 को अमेरिका की होलमन जेल में नाइट्रोजन गैस का उपयोग करके मौत की सजा दी गई। ये जेल अमेरिका के किस प्रांत में है? तो याद रखेंगे अलबामा में। कहां पर है? अलबामा में। तो याद रखिएगा अमेरिका के अलबामा प्रांत में एक जेल है जिसका नाम है होलमन जेल, और इसी में नाइट्रोजन गैस का उपयोग करके मौत की सजा दी गई, और इस तरह की अब ये पहली फांसी दी गई। क्लियर है? अमेरिका में और होलमन जेल में कि नाइट्रोजन गैस का उपयोग करके किसी को फांसी की सजा दी गई। और ये जो होलमन जेल है ये कहां पर है? अमेरिका के अलबामा प्रांत में। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 25 जनवरी 2024 को केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जम्मू कश्मीर के किस शहर में ई बस सेवा की शुरुआत की? तो याद रखेंगे ई बस सेवा की शुरुआत जम्मू में की गई। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि 22 जनवरी 2024 को कौन सा अफ्रीकी देश बच्चों के लिए मलेरिया के खिलाफ नियमित टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो याद रखिएगा उसका नाम है कैमरून। ठीक है, तो याद रखिएगा कैमरून एक अफ्रीकी देश है और इसने बच्चों के लिए मलेरिया के खिलाफ नियमित टीकाकरण की शुरुआत की, और इस प्रकार का कार्य करने वाला वो विश्व का पहला देश बन गया। क्या नाम है? कैमरून। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि 23 जनवरी 2024 को केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहां स्थित DLF टेक पार्क में सिनोप्सिस के चिप डिजाइनिंग सेंटर का उद्घाटन किया है? तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश के नोएडा में। तो ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश के नोएडा में केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने DLF टेक पार्क में सिनोप्सिस के चिप डिजाइनिंग सेंटर का उद्घाटन किया है। कहां पर? नोएडा, उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 22 जनवरी 2024 को 63वां सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड की बैठक कहां पर आयोजित की गई? तो याद रखेंगे मध्य प्रदेश के भोपाल में। तो याद रखेंगे मध्य प्रदेश के भोपाल में जो सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड की बैठक हुई, ये कौन सा बैठक थी? 63वीं। क्लियर है? कहां पर? मध्य प्रदेश के भोपाल में। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 21 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पवित्र राम सेतु के शुरुआती स्थल का दर्शन किया। यह स्थल कहां पर है? तो याद रखेंगे तमिलनाडु के अरिचल मुनाई में। कहां पर? तमिलनाडु के अरिचल मुनाई में। तो स्पष्ट याद रखेंगे कि तमिलनाडु के अरिचल मुनाई में प्रधानमंत्री ने पवित्र राम सेतु के शुरुआती स्थल का दर्शन किया। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 21 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री ने कहां स्थित कोठंडा रामास्वामी मंदिर में दर्शन किया? तो याद रखेंगे कोठंडा रामास्वामी मंदिर कहां पर है? तमिलनाडु के धनुषकोडी में। कहां पर? तमिलनाडु के धनुषकोडी में कोठंडा रामास्वामी मंदिर स्थित है। ठीक है, तो स्पष्ट याद रखेंगे कोठंडा रामास्वामी मंदिर कहां पर है? तमिलनाडु के धनुषकोडी में। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 21 जनवरी 2024 को केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने सालार जंग संग्रहालय में 5 नई दीर्घाओं का उद्घाटन किया। ये संग्रहालय कहां पर है? तो अभी आप पढ़ चुके हैं कि तेलंगाना राज्य के हैदराबाद में ये सालार जंग संग्रहालय है। और इससे संबंधित अभी आपने क्या पढ़ा था कि तेलंगाना राज्य के हैदराबाद में ये जो सालार जंग संग्रहालय है, यहाँ पर देश का पहला डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला रखी गई। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 21 जनवरी 2024 को केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहां पर खोडल धाम ट्रस्ट कैंसर अस्पताल की आधारशिला रखी? तो याद रखेंगे गुजरात में राजकोट में। तो ध्यान रखिएगा गुजरात में राजकोट में खोडल धाम ट्रस्ट कैंसर अस्पताल की आधारशिला केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के द्वारा रखी गई। तो ध्यान रखिएगा खोडल धाम ट्रस्ट कैंसर अस्पताल कहां पर है? गुजरात के राजकोट में। और इस कैंसर अस्पताल राजकोट के पदधारी तालुका के किस गांव में है? तो याद रखिएगा अमरेली में। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि 20 जनवरी 2024 को केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भविष्य के आयुष पेशेवरों के लिए मानव संसाधन विकास हेतु अपने तरह का पहला केंद्र आयुष दीक्षा की आधारशिला कहां रखी? तो याद रखेंगे आयुष दीक्षा की आधारशिला उड़ीसा के भुवनेश्वर में रखी गई। कहां पर? उड़ीसा के भुवनेश्वर में। ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि इस अत्याधुनिक केंद्र की स्थापना किस संस्थान के परिसर में की गई? तो याद रखेंगे ये जो आयुष दीक्षा केंद्र है इसकी आधारशिला उड़ीसा के भुवनेश्वर में रखी गई। तो ये जो परिसर है ये किस परिसर में इसकी आधारशिला रखी गई? केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान में। क्लियर है? कहां पर? केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान में। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि जनवरी 2024 में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो उस समय थे, इस समय सैनी साहब हो गए हैं, और कहां पर साइंस सिटी विकसित करने की घोषणा की गई? तो याद रखिएगा फरीदाबाद में। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 19 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर नए अत्याधुनिक बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किया? तो याद रखेंगे बेंगलुरु कर्नाटक में
नए अत्याधुनिक बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर के उद्घाटन किया गया। कहाँ पर? बेंगलुरु, कर्नाटक में। और एक बात और याद रखिएगा कि 43 एकड़ क्षेत्र में कितनी राशि के निवेश से अमेरिका के बाहर बोइंग के द्वारा ये सबसे बड़ा निवेश किया गया? तो 1600 करोड़ रुपए का निवेश है। क्लियर है? अगला देखिए। और अगर आपको याद हो तो इसके संदर्भ में एक फैक्ट और आप पढ़ चुके हैं कि इसी दौरान प्रधानमंत्री के द्वारा बोइंग सुकन्या योजना भी शुरू की गई थी। क्लियर है? तो ये भी ध्यान में आप रखेंगे। अगला देखिए। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 19 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा लगभग 2000 करोड़ रुपए की लागत की 8 अमृत परियोजनाओं की आधारशिला रखी। तो देखिए, महाराष्ट्र के सोलापुर में, क्लियर है, महाराष्ट्र के सोलापुर में प्रधानमंत्री ने 2000 करोड़ रुपए की लागत की 8 अमृत परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। और ये अमृत का मतलब क्या है कि कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन। और ये कहां पर 8 अमृत परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई? सोलापुर, महाराष्ट्र में। और कितने लागत की? 2000 करोड़ रुपए की। अगला देखिए। पूछा जा रहा है कि जनवरी 2024 में केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा मछली उत्पादन को बढ़ावा देने और टिकाऊ मछली पकड़ने को बढ़ावा देने के लिए कृत्रिम चट्टान परियोजना की शुरुआत की। तो याद रखेंगे, कृत्रिम चट्टान परियोजना की शुरुआत केरल के विझिंजम में की गई। कहां पर? केरल के विझिंजम में की गई। ठीक है, तो याद रखिएगा, केरल के विझिंजम में कृत्रिम चट्टान परियोजना की शुरुआत की गई और उद्देश्य क्या था? मछली उत्पादन को बढ़ावा देना और टिकाऊ मछली पकड़ने को बढ़ावा देना। केंद्रीय चट्टान परियोजना। क्लियर? तो याद रखेंगे इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और कहां पर? केरल के विझिंजम में। क्लियर? अगला देखिए। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 20 जनवरी 2024 को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहां पर अल्कोहल से जेट इंजन तैयार करने की पहली प्रौद्योगिकी परियोजना का उद्घाटन किया? तो याद रखेंगे, महाराष्ट्र के पुणे में अल्कोहल से जेट ईंधन तैयार करने की पहली प्रायोगिक परियोजना का उद्घाटन किया। किसने? हरदीप सिंह पुरी ने। कहां पर? महाराष्ट्र के पुणे में। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि जनवरी 2024 में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पंजाब में कहां पर स्थित डॉक्टर BR अम्बेडकर राज्य चिकित्सा संस्थान में अपनी तरह का पहला मिल्क बैंक स्थापित किया गया? तो याद रखेंगे, मोहाली में। क्लियर? तो याद रखेंगे, पंजाब के मोहाली में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर डॉक्टर BR अम्बेडकर राज्य चिकित्सा संस्थान में पहला मिल्क बैंक स्थापित किया गया। कहां पर? मोहाली, पंजाब में। अगला देखिए। पूछा जा रहा है कि जनवरी 2024 में ब्रिटिश पेट्रोलियम ने कहां अपनी वैश्विक तकनीकी और विशेषज्ञता के लिए एक नया केंद्र BP टेक्निकल सॉल्यूशन इंडिया स्थापित करने की घोषणा की है? तो याद रखिएगा, महाराष्ट्र के पुणे में। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र के पुणे में ब्रिटिश पेट्रोलियम ने अपनी वैश्विक तकनीकी और विशेषज्ञता के लिए एक नया केंद्र BP टेक्निकल सॉल्यूशन इंडिया स्थापित करने की घोषणा की है, महाराष्ट्र के पुणे में। अगला देखिए। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 19 जनवरी 2024 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने कहा डॉक्टर BR अम्बेडकर की 206 फीट ऊंची प्रतिमा, जिसका नाम रखा गया स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस, का अनावरण किया? तो याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में। क्लियर है? तो देखिए, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की 206 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। और ये जो डॉक्टर BR अम्बेडकर की 206 फीट ऊंची प्रतिमा विजयवाड़ा में अनावरण किया गया, इसका नाम क्या रखा गया? स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस। क्या नाम रखा गया? स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस। अगला प्रश्न देखिए। पूछा जा रहा है कि 18 जनवरी 2024 को केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहां स्थित असम राइफल्स मुख्यालय में साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर का उद्घाटन किया? तो याद रखेंगे, मेघालय राज्य के लैटकोर में। कहां पर? मेघालय राज्य के लैटकोर में। ये कहां पर? शिलांग में। क्लियर है? तो मेघालय के शिलांग में लैटकोर में अमित शाह जी के द्वारा असम राइफल्स मुख्यालय में साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया, लैटकोर, शिलांग, मेघालय में। क्लियर? अगला देखिए। पूछा जा रहा है कि 18 जनवरी 2024 को केंद्रीय मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल ने कहां पर स्वास्थ्य कल की ओर स्वास्थ्य गांव विषय पर आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया? तो याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश के तिरुपति में। तो ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश के तिरुपति में केंद्रीय मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल ने स्वास्थ्य कल की ओर स्वस्थ गांव विषय पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया। कहां पर? आंध्र प्रदेश के तिरुपति में। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 16 जनवरी 2024 को द टाइम्स ग्रुप के द्वारा कहां पर डिवाइन अयोध्या कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया? तो याद रखेंगे, लखनऊ में। डिवाइन अयोध्या कॉन्क्लेव का आयोजन कहां हुआ? लखनऊ में। और किसके द्वारा हुआ? द टाइम्स ग्रुप के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए। पूछा जा रहा है कि 15 जनवरी 2024 को अमेरिकी विमान निर्माता बोइंग ने कलपुर्जों की आपूर्ति के लिए उत्तर प्रदेश में कहां पर एक गोदाम सुविधा खोलने की घोषणा की है? तो याद रखेंगे, खुर्जा में। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा, अमेरिकी विमान निर्माता कंपनी जिसका नाम है बोइंग, और इसने कलपुर्जों की आपूर्ति के लिए उत्तर प्रदेश के खुर्जा में एक गोदाम सुविधा खोलने का घोषणा किया। कहां पर? खुर्जा में। अगला देखिए। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि केंद्र द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित पहला गौ अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में पूरा काजी ब्लॉक में स्थित किस गांव में बनाया जा रहा है? तो याद रखिएगा, गांव का नाम है तुगलकपुर कम्हेरा। क्या नाम है? तुगलकपुर कम्हेरा। तो ध्यान रखिएगा, मुजफ्फरनगर जिले में पूरा काजी ब्लॉक में तुगलकपुर कम्हेरा गांव है, जहां पर
केंद्र सरकार के द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित पहला गौ अभ्यारण्य खोला जाएगा। कहां पर? मुजफ्फरनगर जिले के तुगलकपुर कम्हेरा गांव में। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि 14 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहां पर स्वच्छ तीर्थ महाअभियान की शुभारंभ किया? तो याद रखिएगा, स्वच्छ तीर्थ महाअभियान की शुरुआत उत्तर प्रदेश के अयोध्या में की गई। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 14 जनवरी 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर स्थित वायुसेना स्टेशन में पूर्व सैनिकों की रैली के साथ 8वें सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस के राष्ट्रव्यापी समारोह का नेतृत्व किया? तो याद रखिएगा, कानपुर में। क्लियर है? तो केंद्रीय रक्षा मंत्री थे राजनाथ सिंह, इन्होंने वायुसेना स्टेशन, और ये वायुसेना स्टेशन कहां पर है? कानपुर में। तो ध्यान रखेंगे, कानपुर के वायुसेना स्टेशन में पूर्व सैनिकों की रैली के साथ 8वें सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस के राष्ट्रव्यापी समारोह का नेतृत्व किया। क्लियर है? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि 13 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में 1150 जरूरतमंद महिलाओं को सिलाई मशीन वितरित की तथा 2 संजीवनी मेडिकल वैन की शुभारंभ किया? तो याद रखिएगा, गोरखपुर में। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि 14 जनवरी 2024 को भारत और मालदीव के बीच उच्च स्तरीय कोर ग्रुप की पहली बैठक कहां पर आयोजित की गई? तो याद रखेंगे, माले में। भारत और मालदीव के बीच उच्च स्तरीय कोर ग्रुप की पहली बैठक माले में 14 जनवरी 2024 को आयोजित की गई। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 14 जनवरी 2024 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के किस जिले में रामनगर के दूरवर्ती पहाड़ी इलाकों के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई समर्थित अत्याधुनिक टेलीमेडिसिन मोबाइल क्लिनिक आरोग्य डॉक्टर्स ऑन व्हील्स की शुरुआत की है? तो याद रखेंगे, कहां पर? जम्मू कश्मीर के उधमपुर में। अब देखिए, यहां पर 2 बातें ध्यान रखना है। सबसे पहली बात तो ये आपको ध्यान रखना है कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में उधमपुर जिला है, जहां पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता समर्थित अत्याधुनिक टेलीमेडिसिन मोबाइल क्लिनिक जिसका नाम है आरोग्य डॉक्टर्स ऑन व्हील्स की शुरुआत की गई। क्लियर है? कहां पर? जम्मू कश्मीर के उधमपुर में। और एक बात और याद रखिएगा, ये जो आरोग्य डॉक्टर्स ऑन व्हील्स शुरुआत की गई उधमपुर में, ये किसके द्वारा है? तो याद रखिएगा, ये जम्मू कश्मीर में रामगढ़ के दूरवर्ती पहाड़ी इलाकों में ये बना है। और किसके द्वारा इसका शुरुआत किया गया? तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 12 जनवरी 2024 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने वर्चुअल माध्यम से कहां पर राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के स्थायी परिसर का उद्घाटन किया? तो याद रखिएगा, असम के गुवाहाटी में। क्लियर है? तो असम के गुवाहाटी में मनसुख मांडविया ने वर्चुअल माध्यम से राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के स्थायी परिसर का उद्घाटन किया। कहां पर? असम के गुवाहाटी में। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि इसके अलावा उन्होंने किन 2 शहरों में NIPER की आधारशिला रखी? तो याद रखेंगे, तेलंगाना के हैदराबाद में और उत्तर प्रदेश के रायबरेली में। क्लियर है? तो ये बातें भी ध्यान में रखेंगे कि इसके अलावा 2 शहरों में NIPER की आधारशिला रखी, तेलंगाना के हैदराबाद में और उत्तर प्रदेश के रायबरेली में। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि 10 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहां पर रामगंगा नगर योजना में विकसित की जा रही रामायण वाटिका में हनुमान जी की मूर्ति का अनावरण किया? तो याद रखेंगे, बरेली में। कहां पर? बरेली में। तो याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरेली में रामगंगा नगर योजना में विकसित की जा रही रामायण वाटिका में हनुमान जी की मूर्ति का अनावरण किया। कहां पर? बरेली में। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक कहां बनाया जा रहा है? तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक चित्रकूट में बनाया जा रहा है। कहां पर? चित्रकूट में। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 12 जनवरी 2024 को कौन सा देश विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा मॉरिशस और अल्जीरिया के बाद WHO अफ्रीकी क्षेत्र में मलेरिया मुक्त देश प्रमाणित होने वाला तीसरा देश बन गया है? तो याद रखिएगा, उसका नाम है काबो बर्डे। क्या नाम है? काबो बर्डे। तो ध्यान रखिएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा यानी जो WHO के द्वारा WHO अफ्रीकी क्षेत्र में मलेरिया मुक्त देश अगर प्रमाणित करना हो तो ये इस प्रकार से इसका क्रम है तीसरा। किसका? काबो बर्डे का। इसके पहले मॉरिशस और अल्जीरिया ये भी मलेरिया मुक्त देश प्रमाणित हो चुके हैं WHO के द्वारा, और अफ्रीकी क्षेत्र में ये तीसरा देश बन गया है काबो बर्डे। क्लियर? तो मॉरिशस और अल्जीरिया के बाद अब काबो बर्डे WHO अफ्रीकी क्षेत्र में मलेरिया मुक्त देश प्रमाणित हो गया है। क्लियर है? स्पष्ट हो गया? अगला देखिए, अब नीचे मॉरिशस का ईयर दे रहा है। मॉरिशस कब? 1973 में। और अल्जीरिया कब मलेरिया मुक्त हुआ? 2019 में। क्लियर है? तो याद रखेंगे, 1973 में मॉरिशस और 2019 में अल्जीरिया। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि इस दिन WHO ने कितने देशों और एक क्षेत्र को मलेरिया मुक्त घोषित किया? तो याद रखेंगे, 43। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि विभिन्न संस्थाओं के शोधकर्ताओं के द्वारा गुजरात में कहां पर 800 ईसा पूर्व की प्राचीन मानव बस्ती को खोजा है? तो याद रखेंगे, वडनगर में। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 11 जनवरी 2024 को किस देश में भड़के दंगे के बाद वहां की सरकार ने राजधानी में 14 दिनों का आपातकाल घोषित कर दिया? तो याद रखेंगे, बात हो रही है पापुआ न्यू गिनी की। यानी पापुआ न्यू गिनी में दंगे भड़के
और उसके बाद सरकार ने वहां पर 14 दिन का आपातकाल लगाया। कहां पर? पापुआ न्यू गिनी में। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के किस शहर में 25,000 घरों में सौर छतें स्थापित की हैं? तो याद रखेंगे वाराणसी में, यानी वाराणसी में 25,000 घरों में सौर छतें स्थापित की गई हैं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि 7 जनवरी 2024 को केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहां पर देश की पहली स्वास्थ्य और स्वच्छ फूड स्ट्रीट, क्या नाम है, प्रसादम का उद्घाटन किया? तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश के उज्जैन में देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट, जिसका नाम है प्रसादम, उसका उद्घाटन किया गया। तो देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन मध्य प्रदेश के उज्जैन में किया गया। क्लियर है? तो ये भी ध्यान में रखेंगे आप। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि 7 जनवरी 2024 को केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने मध्य प्रदेश के किस शहर में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के उप क्षेत्रीय कार्यालय और केंद्रीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया? तो याद रखेंगे इंदौर में। क्लियर है? तो याद रखेंगे मध्य प्रदेश के इंदौर में मनसुख मांडविया ने केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के उप क्षेत्रीय कार्यालय और केंद्रीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। कहां पर? इंदौर में। और पूछा जा रहा है कि इस दिन मनसुख मांडविया ने कहां पर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी एम्स में 6 नई सुविधाओं की आधारशिला रखी? तो भोपाल में। क्लियर? अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 3 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 1150 करोड़ रुपए की लागत से परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? तो याद रखेंगे लक्षद्वीप के कवरत्ती में 1150 करोड़ रुपए की लागत से कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री के द्वारा लो टेम्परेचर थर्मल डिसैलिनेशन संयंत्र का लोकार्पण कहां किया गया? तो याद रखेंगे कदमत में। और उन्होंने सौर ऊर्जा संयंत्र का लोकार्पण कहां किया? तो याद रखेंगे कवरत्ती में। क्लियर है? तो ये लक्षद्वीप से संबंधित 3 इंफॉर्मेशन आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि 1 जनवरी 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश में कहां पर बालिकाओं के लिए पहले पूर्णतः बालिकाओं के लिए सैनिक स्कूल, जिसका नाम क्या है, संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल, कहां पर इसका उद्घाटन किया? तो याद रखेंगे वृंदावन में। तो स्पष्ट तौर पर याद रखेंगे कि वृंदावन में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शहर बनेगा? तो याद रखेंगे लखनऊ। उत्तर प्रदेश का जो लखनऊ शहर है, ये भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शहर बनेगा। कौन? लखनऊ। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में पहला साक्षरता संग्रहालय कहां बन जाएगा? तो याद रखेंगे लखनऊ में। तो लखनऊ के संदर्भ में 2 बातें याद रखनी है कि लखनऊ में भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शहर बनेगा ये, और लखनऊ में पहला साक्षरता संग्रहालय बनाया जाएगा। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि 4 जनवरी 2024 को केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने उत्तर प्रदेश में कहां पर 14 MLD सीवेज उपचार संयंत्र और 2.4 किलोमीटर लंबे इंटरसेप्शन एंड डाइवर्जन नेटवर्क का उद्घाटन किया? तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश के बागपत में। कहां पर? बागपत में। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि 30 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? तो याद रखेंगे अयोध्या धाम, उत्तर प्रदेश में। तो याद रखेंगे अयोध्या में जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया, उसका नाम क्या रखा गया है? महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्लियर है? और याद रखिएगा ये जो महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है अयोध्या धाम में, इसके पहले चरण में जो निर्माण लागत धनराशि है वो कितनी है? तो ये 1450 करोड़ रुपए से अधिक की राशि इस महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या में पहले चरण में लगी। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि 30 दिसंबर 2023 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के मुख्यालय का शिलान्यास किया? अब देखिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर ये करंट में तो चर्चा में है, लेकिन ये प्रश्न आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा कि नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहां पर है? तो आपका जवाब क्या होगा? गांधीनगर, गुजरात में। क्लियर है? तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट तौर पर याद रखेंगे, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर इसका शॉर्ट फॉर्म देखें तो NCDFI ये शॉर्ट फॉर्म है नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय गांधीनगर, गुजरात में है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 29 दिसंबर 2023 को केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने आंध्र प्रदेश के किस शहर में 2 क्रिटिकल केयर ब्लॉक और 1 BSL-3 प्रयोगशाला का शिलान्यास किया? तो याद रखेंगे आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में। क्लियर? आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने 2 क्रिटिकल केयर ब्लॉक और 1 BSL-3 प्रयोगशाला का शिलान्यास किया आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 30 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में कहां 15,700 करोड़ रुपए की से अधिक लागत की अनेक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया? तो याद रखेंगे अयोध्या में। क्लियर? अयोध्या में 30 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री ने विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया और राष्ट्र को समर्पित किया, और ये जो परियोजनाएं हैं इनकी जो टोटल लगभग लागत है वो 15,700 करोड़ की है। क्लियर?
लेकिन यहाँ पर यह बात याद रखना जरूरी है कि जो महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो कहाँ पर है? अयोध्या में। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 28 दिसंबर 2023 को केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने कहां पर ऊर्जा अनुसंधान के लिए अंतः विषय केंद्र भवन का शिलान्यास किया? तो याद रखेंगे भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में। यानी भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में ऊर्जा अनुसंधान के लिए अंतः विषय केंद्र भवन का शिलान्यास केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह के द्वारा किया गया था। कहां पर? भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि 27 दिसंबर 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा कहां पर भारत का महावाणिज्य दूतावास खोलने का प्रस्ताव मंजूर किया गया? तो याद रखेंगे न्यूजीलैंड में। और कहां पर? ऑकलैंड में। क्लियर है? ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में भारत अपना महावाणिज्यिक दूतावास खोलेगा। इस प्रस्ताव को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि 27 दिसंबर 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यमुना नदी पर उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड द्वारा संचालित राज्य के पहले वातानुकूलित रेस्तरां का उद्घाटन कहां किया है? तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। यानी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में यमुना नदी पर उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड द्वारा संचालित राज्य का पहला वातानुकूलित रेस्तरां का उद्घाटन किया गया। कहां पर? प्रयागराज में। यह भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी स्पेशल के दृष्टिकोण से। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में एशिया का दूसरा सबसे बड़ा फिश मार्केट कहां खोला जाएगा? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में एशिया का दूसरा सबसे बड़ा फिश मार्केट खोला जाएगा। कहां पर? मुरादाबाद में। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 25 दिसंबर 2023 को कहां पर 1500 से अधिक लोगों ने तबला वादन करके सबसे अधिक संख्या में एक साथ तबला वादन करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो याद रखेंगे मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। यानी मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 1500 से अधिक लोगों ने एक साथ तबला वादन किया और इस प्रकार का ये एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। कहां पर? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि 20 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित अमर शहीद सत्यवान सिंह स्पोर्ट स्टेडियम में सांसद खेल महाकुंभ के तीसरे संस्करण का शुभारंभ किया? तो याद रखेंगे बस्ती में। क्लियर है? यानी बस्ती जिले में अमर शहीद सत्यवान सिंह स्पोर्ट्स स्टेडियम में सांसद खेल महाकुंभ के तीसरे संस्करण का शुभारंभ किया गया। कहां पर? बस्ती में। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि दिसंबर 2023 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किस देश में 10 वर्षों के बाद अपने शांति मिशन को आधिकारिक तौर पर समाप्त करने की घोषणा की है? तो माली में। क्लियर? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा माली में 10 वर्षों के बाद अपने शांति मिशन को आधिकारिक तौर पर समाप्त करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 17 दिसंबर 2023 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहां पर 2 दिवसीय अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन किया? तो याद रखेंगे लखनऊ में। अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन लखनऊ में किया गया और किसके द्वारा किया गया? तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा। तो लखनऊ के संदर्भ में 3 इंफॉर्मेशन आपने देख ली है कि लखनऊ में भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शहर बनेगा, लखनऊ में पहला साक्षरता संग्रहालय बनेगा और आपने देखा कि लखनऊ में 2 दिवसीय अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 14 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित अकबेलपुर गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत मोदी गारंटी बैंक का शुभारंभ किया था? तो याद रखेंगे आजमगढ़। ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य नहीं है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 10 से 12 दिसंबर 2023 के मध्य आंध्र प्रदेश में अपनी तरह के पहले संगीत समारोह कृष्णावेणी संगीत निर्जनम का आयोजन किया गया? तो याद रखेंगे आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में। क्लियर है? तो आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में कृष्णावेणी संगीत निर्जनम का आयोजन किया गया और इस संगीत समारोह का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि भारत का पहला बुलेट ट्रेन टर्मिनल गुजरात के किस शहर में स्थित साबरमती मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब बनाया जाएगा? तो याद रखेंगे अहमदाबाद में। ये इंपॉर्टेंट तथ्य है, याद रखिएगा भारत का पहला बुलेट ट्रेन टर्मिनल गुजरात के अहमदाबाद शहर में स्थित साबरमती मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि अत्याधुनिक और आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ये टर्मिनल किन 2 शहरों के बीच संचालित होने वाली बुलेट ट्रेन के यात्रियों को सेवा देने का काम करेगी? तो ये आपको पता है कि जो बुलेट ट्रेन चलाना प्रस्तावित है ये अहमदाबाद से मुंबई के बीच में। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि दिसंबर 2023 में किस देश के गांसू और किंघई प्रांत में 6.2 तीव्रता का भूकंप आया? तो याद रखेंगे चीन के गांसू और किंघई प्रांत में 6.2 तीव्रता का भूकंप आया था दिसंबर 2023 में। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 10 दिसंबर 2023 को केंद्रीय मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहां पर संपन्न हुई? तो याद रखेंगे अमित शाह की अध्यक्षता में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक पटना बिहार में संपन्न हुई 10 दिसंबर 2023 को। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 10 दिसंबर 2023 को वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा वन भारत साड़ी वॉकथॉन का आयोजन कहां किया गया? तो याद रखेंगे मुंबई में वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से वन भारत साड़ी वॉकथॉन का आयोजन किया गया। कहां पर? मुंबई में। अगला देखिए,
अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 5 दिसंबर 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहां देश के पहले टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की आधारशिला रखी? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न आने की प्रबल संभावना है। तो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में देश का पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की आधारशिला रखी गई। कहां पर? सहारनपुर में। और ये देश का पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होगा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 4 दिसंबर 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में उत्तर प्रदेश ग्रामीण खेल लीग का शुभारंभ किया? तो याद रखेंगे 4 दिसंबर 2023 को उत्तर प्रदेश ग्रामीण खेल लीग का शुभारंभ गोरखपुर में किया गया। कहां पर? गोरखपुर में। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि नवंबर से दिसंबर 2023 के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित किस झील में लिथियम की खोज की गई? ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखेंगे उस झील का नाम क्या है? साल्टन सागर। क्या नाम है? साल्टन सागर। तो स्पष्ट याद रखेंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में यह झील है जिसका नाम है साल्टन सागर, और वहां पर लिथियम की खोज की गई। क्लियर है? अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि इस लिथियम भंडार में कितने वाहनों के लिए बैटरी आपूर्ति करने की क्षमता है? तो याद रखेंगे 375 मिलियन से अधिक वाहनों के लिए बैटरी आपूर्ति करने की क्षमता इस साल्टन सागर में पाए गए लिथियम में है। और यह साल्टन सागर कहां पर है? यूएसए के दक्षिण कैलिफोर्निया में। क्लियर है? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि 4 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के किस शहर में स्थित राजकोट किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया? यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो याद रखेंगे सिंधुदुर्ग में। तो ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र राज्य के सिंधुदुर्ग जिले में स्थित राजकोट किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 1 दिसंबर 2023 को कहां पर स्थित शमसी तालाब जहाज महल में जल इतिहास उत्सव का आयोजन किया गया? तो याद रखेंगे दिल्ली के मेहरौली में। तो दिल्ली के मेहरौली में स्थित शमसी तालाब जहाज महल में जल इतिहास उत्सव का आयोजन 1 दिसंबर 2023 को किया गया। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 30 दिसंबर 2023 को द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के तत्वाधान में सेमिनार जिसका नाम क्या था? नव सृजन 2023, इसका आयोजन किया गया। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे गोरखपुर में। तो गोरखपुर में एक सेमिनार हुआ था जिसका नाम था नव सृजन 2023, और ये किसके तत्वाधान में हुआ था? तो द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के तत्वाधान में। क्या नाम था? नव सृजन 2023, और कहां पर? गोरखपुर में। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि 26 नवंबर 2023 को केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन और उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास के साथ उड़ीसा अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहां किया? तो याद रखेंगे भुवनेश्वर में। क्लियर? तो ये बात ध्यान रखेंगे कि उड़ीसा अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन भुवनेश्वर में। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 30 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के किस शहर में स्थित एम्स में 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया? तो याद रखेंगे देवघर में। यानी देवघर झारखंड में जो एम्स है वहां पर 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। कब? 30 नवंबर 2023 को। और इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने देश में जन औषधि केंद्रों की संख्या 10,000 से बढ़ाकर कितना करने के कार्यक्रम को शुरू किया? तो 10,000 से बढ़ाकर 25,000 जन औषधि केंद्र बनाने का टारगेट है। और ये जो 10,000वां जन औषधि केंद्र है इसका उद्घाटन कहां हुआ? तो देवघर एम्स में, जो कि झारखंड राज्य में है। स्पष्ट है? और अब 10,000 से बढ़ाकर 25,000 जन औषधि केंद्र बनाने का टारगेट है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत की सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे जिसकी लंबाई 287 किलोमीटर है किस शहर में बनाए जाने हेतु प्रस्तावित है? तो याद रखिएगा कर्नाटक के बेंगलुरु में। यानी कर्नाटक के बेंगलुरु में भारत की सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे जिसकी लंबाई होगी 287 किलोमीटर, ये कर्नाटक के बेंगलुरु में बनाया जाना प्रस्तावित है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 26 नवंबर 2023 को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित रविदास घाट पर शहर के दूसरे फ्लोटिंग कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी सीएनजी मोबाइल रिफ्यूलिंग यूएनआईटी स्टेशन का उद्घाटन किया? तो याद रखेंगे ये स्टेशन वाराणसी में इसका उद्घाटन किया गया। क्लियर है? और याद रखिएगा ये जो पहला सीएनजी स्टेशन है वो किस घाट पर निर्मित है? तो नमो घाट पर। क्लियर है? तो ये दोनों बातें ध्यान रखेंगे कि जो पहला सीएनजी स्टेशन है वो नमो घाट पर, और ये जो दूसरा सीएनजी स्टेशन है ये कहां पर? ये वाराणसी के रविदास घाट पर है। क्लियर है? ये दोनों बातें ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 26 नवंबर 2023 को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहां पर डिक्सन टेक्नोलॉजी की नई फैक्ट्री का उद्घाटन किया? तो याद रखेंगे नोएडा में डिक्सन टेक्नोलॉजी की नई फैक्ट्री का उद्घाटन हरदीप सिंह पुरी ने किया। कहां पर? नोएडा में। और इस फैक्ट्री में प्रतिवर्ष लगभग कितने स्मार्टफोन के अलावा इंटरनेट राउटर का उत्पादन किया जाएगा? तो याद रखिएगा 2.5 करोड़। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 29 दिसंबर 2023 को हम्प द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का अनावरण कहां किया गया? तो याद रखिएगा हम्प द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन जो है ये अरुणाचल प्रदेश के पासी घाट में हुआ। क्लियर है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश राज्य में पासी घाट में
हम्प द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का अनावरण किया गया 29 दिसंबर 2023 को। और याद रखिएगा इसका अनावरण अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ किसने किया? तो याद रखिएगा भारत में जो अमेरिकी राजदूत हैं जिनका नाम एरिक गारसेटी है, उनके द्वारा मिलकर इसका उद्घाटन किया गया। कहने का मतलब है अगर इस पूरी बात को एक लाइन में समराइज कर दें तो आप ये कहेंगे कि अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी के द्वारा मिलकर अरुणाचल प्रदेश के में पासीघाट में हम्प द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का अनावरण किया गया। क्लियर? कहां पर? पासीघाट, अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 28 नवंबर 2023 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहां पर दीनदयाल गो विज्ञान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण किया और आयुर्वेद आधारित देश के सबसे बड़े पशु चिकित्सालय का शिलान्यास किया? तो याद रखेंगे परखम गांव। ये परखम गांव कहां पर है? मथुरा जिले में। क्लियर है? तो एक लाइन में इसको याद रखेंगे कि मथुरा जिले में स्थित परखम गांव में दीनदयाल गो विज्ञान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण किया गया और यहां पर आयुर्वेद आधारित देश का सबसे बड़ा पशु चिकित्सालय का शिलान्यास किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के द्वारा। कहां पर? मथुरा के परखम गांव में। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में पहला इंटीग्रेटेड एग्रो मिल्क और वर्ण संकर पशु उत्थान केंद्र कहां पर स्थापित किया गया? तो याद रखेंगे बरेली में। क्लियर है? तो उत्तर प्रदेश के बरेली में पहला इंटीग्रेटेड एग्रो मिल्क और वर्ण संकर पशु उत्थान केंद्र स्थापित किया गया। कहां पर? बरेली में। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 2 दिसंबर 2023 को हरियाणा के किस शहर में विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण किया गया? तो याद रखेंगे गुरुग्राम में। तो हरियाणा के गुरुग्राम में विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण किया गया और ये जो पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण हुआ हरियाणा के गुरुग्राम में, इसका नाम क्या है? तो याद रखेंगे आरोग्य मैत्री एंड क्यूब। क्या नाम है? आरोग्य मैत्री एंड क्यूब। ये विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल जिसका अनावरण हरियाणा के गुरुग्राम में किया गया। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 29 नवंबर 2023 को कौन सा देश आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बन गया है? तो याद रखिएगा उसका नाम है नेपाल। क्लियर है? तो नेपाल आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बन गया है। कौन? नेपाल। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में चीनी और जैव ईंधन का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो याद रखेंगे कानपुर में एक संस्थान है जिसका नाम है राष्ट्रीय शर्करा संस्थान और कानपुर के इसी राष्ट्रीय शर्करा संस्थान में चीनी और जैव ईंधन का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर में। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि 23 नवंबर 2023 को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किस शहर में विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया? तो याद रखेंगे शिमला में। यानी हिमाचल प्रदेश के शिमला में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया। कहां पर? शिमला में। और इससे पूर्व किन राज्यों में विद्या समीक्षा केंद्र शुरू किए गए हैं? तो याद रखिएगा ये जो विद्या समीक्षा केंद्र है इसके पूर्व गोवा, गुजरात और उत्तराखंड में शुरू किया गया। तो ध्यान रखेंगे गोवा, गुजरात और उत्तराखंड के बाद हिमाचल प्रदेश के शिमला में भी वहां के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया गया। क्लियर है? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि 19 नवंबर 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के किस शहर में खालसा चौक का लोकार्पण किया? तो ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश में लखनऊ में। कहां पर? लखनऊ में खालसा चौक का लोकार्पण किया गया। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 18 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर विश्व के सबसे बड़े ध्यान केंद्र स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन किया? तो याद रखेंगे वाराणसी में। तो विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र, क्लियर है? ये एक ध्यान केंद्र है जिसका नाम रखा गया है स्वरवेद महामंदिर और ये कहां पर इसका उद्घाटन किया गया? वाराणसी में। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि दिसंबर 2023 में देश में प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण कहां किया गया? तो याद रखेंगे फ्रांस में सेर्गी में। कहां पर? फ्रांस के सेर्गी में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, क्योंकि देश के बाहर देश के किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का कोई प्रतिमा का अनावरण है तो ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो स्पष्ट रूप से याद रखेंगे कि फ्रांस में सेर्गी में एक तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। कब? दिसंबर 2023 में। कहां पर? सेर्गी, फ्रांस में। और ये जो तिरुवल्लुवर साहब हैं इनके द्वारा किस पुस्तक को तमिल साहित्य का बाइबिल या लघु वेद कहा जाता है? तो याद रखेंगे कुरल को। क्लियर है? तो यहाँ पर दो बातें आपको तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर साहब के बारे में याद रखना है कि इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है कुरल। क्या नाम है? कुरल। इस कुरल पुस्तक को तमिल साहित्य का बाइबिल कहा जाता है और लघु वेद कहा जाता है और इन्हीं तमिल कवि
और दार्शनिक तिरुवल्लुवर साहब की प्रतिमा का अनावरण फ्रांस के सेर्गी में किया गया। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 17 दिसंबर 2023 को किसने अंतर्राष्ट्रीय हीरे और गहने व्यापार के लिए विश्व के सबसे बड़े आधुनिक केंद्र सूरत डायमंड्स बोर्स का उद्घाटन किया? तो याद रखेंगे, सूरत डायमंड बोर्स का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 20 नवंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उड़ीसा के किस जिले में स्थित कुलियाना में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का उद्घाटन किया? तो याद रखेंगे, मयूरभंज में। क्लियर? तो यानी उड़ीसा के मयूरभंज जिले में स्थित कुलियाना में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का उद्घाटन देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि 15 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के किस जिले में पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान की शुभारंभ की? तो याद रखेंगे, खूंटी में। क्लियर? तो ये बात आपको स्पष्ट याद रखना होगा, बहुत महत्वपूर्ण है ये, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के खूंटी में किस महाअभियान की शुरुआत की? तो उसका नाम है पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। क्लियर? और कब शुरुआत की इसकी? तो 15 नवंबर 2023 को। अब अगला प्रश्न ये पूछ रहा है कि जो झारखंड के खूंटी में पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान की शुरुआत की गई पीएम के द्वारा, इस अभियान में कितना बजट आवंटित किया गया? तो याद रखेंगे, 24,000 करोड़ रुपए इस पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के लिए आवंटित किए गए। और इस अभियान का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है आदिवासी समूह का समग्र विकास सुनिश्चित करना। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस योजना के अंतर्गत 15वीं किस्त के रूप में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि जारी की? तो वो थी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जिसको पीएम किसान योजना कहा जाता है। उसकी 15वीं किस्त के तौर पर 18,000 करोड़ रुपए इसी दिन आवंटित किए गए। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि 13 नवंबर 2023 को किस कैरिबियाई द्वीप की सरकार के द्वारा लुप्तप्राय स्पर्म व्हेल के लिए विश्व का पहला समुद्री संरक्षण क्षेत्र बनाने की घोषणा की गई? तो याद रखेंगे, उस कैरिबियाई द्वीप का नाम है क्या? डोमिनिका। क्या नाम है? डोमिनिका। तो ध्यान रखिएगा, डोमिनिका कैरिबियाई द्वीप की सरकार के द्वारा लुप्तप्राय स्पर्म व्हेल के लिए विश्व का पहला समुद्री संरक्षित क्षेत्र बनाए जाने की घोषणा की गई। किसके द्वारा? डोमिनिका के द्वारा। और इस द्वीप के पश्चिमी हिस्से में लगभग कितने क्षेत्र को नए समुद्री संरक्षित क्षेत्र के रूप में नामित किया गया है? तो याद रखेंगे, 300 वर्ग मील। क्लियर? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि 13 नवंबर 2023 को किस देश में सिलसिलेवार भूकंपों के बाद आपातकाल की घोषणा की गई? तो याद रखेंगे, आइसलैंड में। क्लियर है? तो आइसलैंड में जब 13 नवंबर 2023 को सिलसिलेवार भूकंप आए तो उसके बाद वहां पर आपातकाल की घोषणा की गई। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, और एक बात और याद रखिएगा कि ये आपातकाल की स्थिति कहां शक्तिशाली भूकंप आने के बाद की गई? तो याद रखेंगे, रेगजेंस प्रायद्वीप में। क्लियर है? रेगजेंस प्रायद्वीप में जब आया सिलसिलेवार भूकंप आइसलैंड के, तो वहां पर फिर आपातकाल की घोषणा की गई। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 11 नवंबर 2023 को उत्तर प्रदेश के किस जिले में 11 नवंबर 2023 को उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित राम की पैड़ी के विभिन्न घाटों पर दीपोत्सव 2023 के अवसर पर 22,23,000 दीप प्रज्वलित करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का नया कीर्तिमान स्थापित किया गया? तो याद रखेंगे, कहां पर? अयोध्या में। कहां पर? अयोध्या में। अगला प्रश्न देखिए, यानी अयोध्या में विभिन्न घाटों में दीपोत्सव 2023 के जरिए 22,23,000 दीप प्रज्वलित करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। ये बात भी ध्यान रखेंगे, कहां पर? अयोध्या के संदर्भ में। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारतीय मंदिर वास्तुकला संग्रहालय की स्थापना की जाएगी? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा कि भारतीय मंदिर वास्तुकला संग्रहालय की स्थापना अयोध्या में की जाएगी। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 9 नवंबर 2023 को उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल की बैठक कहां पर संपन्न हुई? तो याद रखेंगे, अयोध्या में। लेकिन ये बात निश्चित रूप से याद रखिएगा कि भारतीय मंदिर वास्तुकला संग्रहालय की स्थापना अयोध्या में की जाएगी। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 9 नवंबर 2023 को भारत और पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक के बीच ऊर्जा वार्ता की 6ठी उच्च स्तरीय बैठकों का आयोजन कहां किया गया? तो याद रखेंगे, वियना, ऑस्ट्रिया में। क्लियर है? तो यहां पर देखिए, दो बातें ध्यान रखिएगा। सबसे पहली बात तो ये आपको ध्यान रखना है कि ओपेक किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक संगठन है जिसको ओपेक कहते हैं। और भारत और ओपेक के बीच में ऊर्जा वार्ता की जो 6ठी उच्च स्तरीय बैठक है वो वियना, ऑस्ट्रिया में आयोजित की गई। और अगली जो उच्च स्तरीय बैठक 2024 में होगी वो कहां पर? भारत में होगी। क्लियर है? यानी कहने का मतलब ये है कि भारत और ओपेक के बीच में ऊर्जा वार्ता की जो 7वीं उच्च स्तरीय बैठक होगी 2024 में, वो कहां पर होगी? भारत में। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 9 नवंबर 2023 को कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, जिसको एक शब्द में बोलते हैं एपीडा, यानी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एपीडा, किसको? कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, एपीडा। इसके द्वारा समुद्र के रास्ते किस देश में केले की पहली परीक्षण खेप
के निर्यात की सुविधा प्रदान की गई, तो वो है नीदरलैंड। क्लियर है? तो याद रखिएगा, एपीडा द्वारा समुद्र के रास्ते नीदरलैंड में केले की पहली परीक्षण खेप का निर्यात की सुविधा प्रदान की गई। कहां पर? नीदरलैंड में। और याद रखिएगा, इस देश के लिए केले के एक कंटेनर की पहली खेप को महाराष्ट्र के किस शहर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया? तो महाराष्ट्र के बारामती से। क्लियर है? तो याद रखिएगा, महाराष्ट्र के बारामती से नीदरलैंड के लिए जो केले के पहले कंटेनर की खेप गई, उसको हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, बारामती, महाराष्ट्र। अच्छा, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि केले का परीक्षण खेप किसके द्वारा भेजा गया? तो याद रखेंगे, एपीडा पंजीकृत INI फर्म्स के द्वारा। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो याद रखेंगे, भारत। भारत विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि नवंबर 2023 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य बना है? तो देखिए, अगर आपको याद हो कि मैंने पिछली बार जब अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 97वां देश बताया था, तो मैंने बताया था पनामा है, और वहीं पर 95वां और 96वां इन दोनों सदस्य देशों के बारे में बताया था सौर गठबंधन के संदर्भ में। तो देखिए, 95वां सदस्य देश चिली है, 96वां सदस्य देश हंगरी है, और 97वां सदस्य देश पनामा है। किसके संदर्भ में? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के संदर्भ में। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि 6 नवंबर 2023 को भारत बॉटनिक्स ने गुजरात के किस शहर में अपनी अत्याधुनिक वुड प्रेस्ड ऑयल प्रसंस्करण सुविधा को खोलने की घोषणा की है? तो याद रखेंगे, गुजरात के राजकोट में, और स्पेसिफिक जगह क्या है? गोंडल। क्लियर है? तो गुजरात राज्य के राजकोट के गोंडल में भारत बॉटनिक्स ने अत्याधुनिक वुड प्रेस्ड ऑयल प्रसंस्करण खोलने की घोषणा की है। कहां पर? गुजरात के राजकोट के गोंडल में। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि 2 नवंबर 2023 को गुजरात सरकार ने संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के किस शहर में वाइब्रेंट गुजरात इंटरनेशनल रोड शो आयोजित किया था? तो याद रखेंगे, दुबई में। क्लियर है? तो दुबई में याद रखिएगा, वाइब्रेंट गुजरात इंटरनेशनल रोड शो का आयोजन किया गया था। और इस रोड शो का उद्देश्य क्या था? राज्य में व्यापार और निवेश के अवसरों की अपार संभावनाओं को प्रदर्शित करना। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 31 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के किस नगर में 160 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? तो याद रखेंगे, केवड़िया में। क्लियर है? और प्रधानमंत्री ने कहां से कहां तक गुजरात की पहली हेरिटेज ट्रेन को हरी झंडी दी? तो याद रखेंगे, गुजरात की जो पहली हेरिटेज ट्रेन को हरी झंडी दी गई, वो कहां पर? एकता नगर से अहमदाबाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे कि एकता नगर से अहमदाबाद के लिए गुजरात की पहली हेरिटेज ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 2 नवंबर 2023 को केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने श्रीलंका के किस शहर में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन किया? तो याद रखेंगे, त्रिंकोमाली में। कहां पर? त्रिंकोमाली में। तो याद रखिएगा, नवंबर 2023 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने श्रीलंका के त्रिंकोमाली में SBI की शाखा का उद्घाटन किया। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि 30 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में त्रिशुंडी औद्योगिक क्षेत्र में SLMG बेवरेजेज के बॉटलिंग प्लांट का उद्घाटन किया? तो याद रखेंगे, अमेठी में। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अमेठी जिले में स्थित त्रिशुंडी औद्योगिक क्षेत्र में SLMG बेवरेजेज बॉटलिंग प्लांट का उद्घाटन किया। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि अक्टूबर 2023 में कौन सा देश आवारा कुत्तों की आबादी का पूर्ण बंध्याकरण यानी नसबंदी और टीकाकरण करने वाला पहला देश बन गया है? तो वो है भूटान। यानी भूटान वो ऐसा देश है और ऐसा पहला देश बन गया है जिसने अपने यहाँ पर आवारा कुत्तों की आबादी का पूर्ण रूप से नसबंदी और टीकाकरण कर दिया। किसने? भूटान ने। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 30 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के किस नगर में लगभग 5800 करोड़ रुपए की परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया? तो वो है मेहसाणा। क्लियर? तो याद रखेंगे, गुजरात के मेहसाणा में इन्होंने 5800 करोड़ रुपए की परियोजना का उद्घाटन किया। ये ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। अगला कह रहा है कि 28 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 अक्टूबर 2023 को किस गांव में हुए सड़क हादसे में जान जाने वाले श्रद्धालुओं के परिजनों के पुनर्वास के लिए 1.56 करोड़ रुपए का वेद व्यास ग्राम विकास परियोजना का लोकार्पण किया? तो याद रखेंगे, कोरथा में। कहां पर? कोरथा में। अगला देखिए, और ये कोरथा गांव कहां पर है? तो याद रखेंगे, कानपुर में। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि 25 अक्टूबर 2023 को विशेष बलों के प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे को बेहतर करने और अत्यधिक ऊंचाई से छलांग लगाने वाले विशेष बलों के लिए हिमाचल प्रदेश के किस नगर में स्थित विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल को भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल प्राप्त हुई है? तो वो याद रखिएगा, बकलोह। ठीक है, कहां पर? बकलोह। अगला देखिए, और इस वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया, तो इसका उद्घाटन किया थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 31 अक्टूबर 2023 को यूनेस्को ने किन 2 भारतीय शहरों में अपने क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। तो एक है कोझिकोड और दूसरा है ग्वालियर। क्लियर है? एक है कोझिकोड, दूसरा है ग्वालियर। इन 2 भारतीय शहरों को यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया है।
और यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि जो कोझिकोड है ये केरल में है, और कोझिकोड को किस रूप में शामिल किया है? साहित्य की नगरी के रूप में। और वहीं ग्वालियर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। इसको संगीत की नगरी के तौर पर शामिल किया गया। तो साहित्य नगरी के तौर पर कोझिकोड और संगीत की नगरी के तौर पर ग्वालियर को शामिल किया गया। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि अक्टूबर 2023 में देश के 7 देश, मतलब किस 7 देश ने, जिसमें भारत, रूस, चीन, मलेशिया, जापान, इंडोनेशिया और थाईलैंड के नागरिकों को निःशुल्क वीजा देने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की है, तो वो है श्रीलंका। कहने का मतलब है कि श्रीलंका ने अक्टूबर 2023 में 7 देश, भारत, रूस, चीन, मलेशिया, जापान, इंडोनेशिया और थाईलैंड के नागरिकों को निःशुल्क वीजा देने का एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया। किसने? श्रीलंका ने। और याद रखिएगा इस परियोजना के तहत कब तक इन देशों के नागरिकों को मुफ्त वीजा दी जाएगी, तो वो है 31 मार्च 2024 तक। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 24 अक्टूबर 2023 को केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर जिले के किस नगर में इफ्को नैनो डीएपी और वो भी तरल संयंत्र इसका लोकार्पण किया है, तो वो है कलोल में। कहां पर? कलोल में। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा कि केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने गुजरात के गांधीनगर में कलोल नगर में इफ्को के नैनो डीएपी तरल संयंत्र का लोकार्पण किया है। कहां पर? कलोल, गुजरात, गांधीनगर। और इफ्को की यह इकाई ग्रीन टेक्नोलॉजी आधारित नैनो डीएपी की लगभग कितनी बोतल का उत्पादन करेगी, तो याद रखिएगा 42 लाख। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि 25 नवंबर 2023 को केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहां पर केंद्र सरकार के चौथे ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया, तो याद रखेंगे दिल्ली के नजफगढ़ में। कहां पर? दिल्ली के नजफगढ़ में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने चौथे ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया, दिल्ली के नजफगढ़ में। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि 20 अक्टूबर 2023 को भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर डॉक्टर माइकल देवव्रत पात्रा ने कहां पर आरबीआई के उप कार्यालय का उद्घाटन किया? अब देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, आरबीआई का उप कार्यालय कहां पर? अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में। और ये आरबीआई के डिप्टी गवर्नर डॉक्टर माइकल देव पात्रा के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। आरबीआई का उप कार्यालय कहां पर? ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश में बना। अगला देखिए, प्रश्न पूछा जा रहा है कि 21 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहां पर नौसेना सौर्य संग्रहालय निर्माण कार्य परियोजना का भूमि पूजन और शिलान्यास किया, तो याद रखेंगे लखनऊ में। क्लियर? अब लखनऊ के संदर्भ में आपने कई फैक्ट पढ़े हैं, याद रखिएगा। और उसमें एक और इंक्लूड कर लीजिए कि लखनऊ में नौसेना सौर्य संग्रहालय निर्माण की कार्य योजना प्रारंभ हो गई है। और ये जो नौसेना सौर्य संग्रहालय है किस नदी के तट पर बनाया जा रहा है, तो याद रखेंगे गोमती नदी के तट पर। और कौन सा जहाज इस संग्रहालय का हिस्सा होगा, तो याद रखिएगा आईएनएस गोमती। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 19 अक्टूबर 2023 को उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित एक समारोह में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यानी यूएनडब्ल्यूटीओ द्वारा विश्व के किस गांव को 2023 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का खिताब दिया गया, तो याद रखेंगे उस गांव का नाम है धोर्डो। क्या नाम है? धोर्डो। तो ध्यान रखिएगा कि धोर्डो जो गांव है इसको संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा 2023 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया। किसको? धोर्डो को। और ये धोर्डो कहां पर है? गुजरात के कच्छ जिले में है। क्लियर है? तो गुजरात के कच्छ जिले में स्थित धोर्डो को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यानी यूएनडब्ल्यूटीओ के द्वारा 2023 का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का खिताब मिला। और ये जो आयोजन हुआ था ये कहां हुआ था? उज्बेकिस्तान के समरकंद में। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 17 अक्टूबर 2023 को विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद ने वियतनाम के किस शहर में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया, तो याद रखेंगे हो ची मिन्ह सिटी में। कहां पर? हो ची मिन्ह सिटी में केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद ने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। अब देखिए यहां पर दो बातें आप ध्यान रखिएगा कि चूंकि महात्मा गांधी की प्रतिमा के अनावरण से संबंधित प्रश्न है, तो मैंने अभी आपसे कहा था कि इस तरह के प्रश्न जो होते हैं ये परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो देखिए यहां पर बात हो रही है कि महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण कहां हुआ, तो ये भी ध्यान रखेंगे कि वियतनाम में हुआ। और वियतनाम में कहां पर? हो ची मिन्ह सिटी में। तो वियतनाम के हो ची मिन्ह सिटी में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण हुआ। और किसने किया ये भी महत्वपूर्ण है, तो ये किया है किसने? एस जयशंकर प्रसाद ने। क्लियर? तो ये बातें आप ध्यान में रखेंगे, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस दक्षिण अमेरिकी देश में विश्व के सबसे ऊंचा परमाणु अनुसंधान रिएक्टर स्थापित किया गया, तो वो है बोलीविया। तो याद रखेंगे बोलीविया जो कि दक्षिण अमेरिकी देश है, यहाँ पर विश्व का सबसे ऊंचा परमाणु अनुसंधान रिएक्टर स्थापित किया गया। कहां पर? बोलीविया में। और ये जो अनुसंधान रिएक्टर है ये समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित होगा। क्लियर? और इसकी स्थापना रूसी परमाणु ऊर्जा कंपनी जिसका नाम क्या? रोसाटॉम, इसके द्वारा कहां की गई, तो याद रखेंगे कहां की गई? एल अल्टो में। कहां पर? एल अल्टो में। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय बनाया जाएगा, तो याद रखेंगे गोरखपुर में। तो गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय बनाया जाएगा। कहां पर? गोरखपुर में। ठीक है? तो ये बात निश्चित रूप से आप ध्यान में रखेंगे।
और पूछा जा रहा है कि ये विद्यालय किससे संबंध होगा, तो याद रखेंगे ये विद्यालय मथुरा के पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय और गो अनुसंधान संस्थान से ये संबंध होगा। अच्छा, यहाँ पर एक बात और पशु से संबंधित आ गई, एक तथ्य आपने बरेली के संदर्भ में भी पढ़ा है, क्लियर है, वहां पर भी पशु उत्थान आया था। अब दोनों को जरा मैं डिफ्रेंशिएट कर दे रहा हूँ। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में पहला इंटीग्रेटेड एग्रो मिल्क और वर्ण संकर पशु उत्थान केंद्र, तब आप बोलेंगे बरेली में। और अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, तब आप बोलेंगे गोरखपुर, क्लियर है। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी, तो याद रखेंगे कहां पर, कौशाम्बी में, क्लियर। तो कौशाम्बी में भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी, क्लियर। आगे देखिए, अब देखिए यहाँ पर जो चर्चित स्थल थे उससे संबंधित जितने भी प्रश्न थे वो कंप्लीट करा दिए गए हैं। तो आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट होगी। अगली क्लास में हम लोग आगे के टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और अगला जो टॉपिक होगा वो होगा पुरस्कार, और इसके आगे क्रम से हम लोग बढ़ते चलेंगे। आप लोग अपना सपोर्ट यूं ही जारी रखें। थोड़ा सा आपकी जो इन्वॉल्वेशन है, यानी जो आपका आपकी तरफ से रिस्पॉन्स है, उसमें थोड़ी सी और उम्मीद की आवश्यकता है, उसको बनाए रखें। आपको सतत सीरीज जारी मिलेगी। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।